बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलसूम अख्तर यूट्यूब चैनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। मैं हूं आपका होस्ट। हमारी मेहमान शख्सियत हैं मियां कामरान सईद उस्मानी। आप सेंट्रल यूथ प्रेसिडेंट हैं जमहूरी वतन पार्टी के, और आपका ताल्लुक़ लाहौर से है। और जमहूरी वतन पार्टी कौमी वतन पार्टी है बेसिकली, और बेसिकली इसका जो बेस है वो बलूचिस्तान से है। तो आज हम कामरान सईद उस्मानी साहब से पॉलिटिकल लीडरशिप, गवर्नेंस मैनेजमेंट और जमहूरी वतन पार्टी का जो रोल है आज की सियासत में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं असगर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सवालात का आगाज़ करें। Thank you, Nasir Saab, once giving me this opportunity. And we are so happy to have Mia Kamran Saeed Usmani Saab with us. And he's a young man, and he's, as you said, like he's the chairman. Are you chairman for? He's president, Central Youth, or we can call it a Central Youth President for Jamhuri Watan Party. मियाँ साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात करें, आपके एजेंडा पे, आपकी पार्टी के एजेंडा पे हम बात करें। इससे पहले कि हम आगाज़ करते हैं, हम आपसे ये पूछते हैं कि आप अपना ख़ानदानी पस मंज़र और अपना बैकग्राउंड, उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत आप इज़हार ख्याल करते हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आपका ख़ानदानी बैकग्राउंड क्या है और आपकी पॉलिटिकल पार्टी और ख़ास तौर पे जमहूरी वतन पार्टी को ज्वाइन करने का पर्पज़ क्या था। जी कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जी फैमिली बैकग्राउंड ये है कि जो मेरे दादा थे वो एक यूनियनिस्ट थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे। उसके बाद जो मेरे वालिद साहब हैं वो अभी मौजूदा हालात में भी, मतलब मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें भी ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। पॉलिटिकल फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हुए हैं। कोई स्पेसिफिकली मतलब विरासती ये नहीं है कि हम कोई पीछे से मिनिस्टर या फिर MP MNA फैमिली से हैं। हम लोग अवामी सियासत शुरू से करते हैं और नीचे से ऊपर तक जिस लेवल पे भी हम लोग को मौका मिला है आवाम की खिदमत करने का, जिस सीट पे भी, जिस भी जगह पे यूनियन, ट्रेड यूनियंस हो या आम यूनियंस हो, उनमें हम लोग अपना काम करते हैं साथ साथ। और जमहूरी वतन पार्टी मेरा ज्वाइन करने का मकसद ये था जी, यहाँ पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी और भी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक मकसद ये था कि जब भी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे होते हैं तो आप लीडर की तरफ देखते हैं कि आखिर लीडर की पर्सनल लाइफ क्या है। आप उसकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं, उसके बाद फिर आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं। आप ये देखते हैं कि वो अपनी आवाम के साथ, ऑलरेडी जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ किस हद तक मुखलिस है। तो मुझे ऐसा कोई और पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आई। नवाबजादा शाहजहान बुगटी को मैंने देखा कि किस तरह वो, मतलब जिस तरह उनके फाइनेंशियल हालात हैं या जिस तरह की वे रॉयल्टीज़ वगैरह के मामलात हैं, वो चाहें तो वो एक बहुत पुरअसाइश ज़िंदगी अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं, मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि क्या कहते हैं 50 डिग्री के टेम्परेचर में पहाड़ों में जाके बैठने की, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आवाम की खिदमत के लिए पहाड़ों में बैठते हैं, सख्त गर्मी में अपने लोगों के मामलात को सुनते हैं और जिस हद तक हो सकता है उनके मामलात को हल करते हैं। सही। तो ये एक लीडर की पहचान होती है जो आपको इम्प्रेस करे। इसके साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी तालीमी बैकग्राउंड क्या है और आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के कितने अरसे के बाद आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के साथ साथ आपके और भी क्या, अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। देखें, साथ साथ पॉलिटिक्स कोई स्पेसिफिक टाइम पे मैंने ज्वाइन नहीं की। पॉलिटिक्स का जिसे कहते हैं ना, आप पंजाबी लैंग्वेज में बोला जाता है कीड़ा, वो ख़ानदानी था। और उस वजह से, उस ख़ानदानी कीड़े की वजह से सियासत जो है वो स्कूल में भी करते रहे, मतलब जिस हद तक हो सकता था। आपके खून में रच बस गई हुई थी। रच बस गई हुई थी। कॉलेज में थे, डिबेटिंग सोसाइटीज़ में रहे, यूनियंस कोशिश की बनाने की, अव्वल तो बैन थी, लेकिन कोशिश बहुत दफ़ा की, कई बार रेस्टिकेशन लेटर्स भी मिले, कई बार कॉलेज से सस्पेंड भी हुए। ज़ाहिर है सियासत का शौक़ था। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में गए, डिबेटिंग सोसाइटीज़ बहुत अरसा ज्वाइन करके रखी। उसके रिस्पेक्टिवली जब मैं यूनिवर्सिटी के मिड में था तब मैंने JWP ज्वाइन की थी एज़ प्रेसिडेंट लाहौर। तो फिर वहाँ से रिस्पेक्टिवली, तो आपका लीडर जो आपके हैं जमहूरी वतन पार्टी के, उनसे आप इंस्पायर हो कि आपने ये पार्टी ज्वाइन की। एक होता आप बाहर बैठे हैं, अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, अब जब आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद आपके क्या एहसासात महसूसात थे कि क्या आया आपने बिल्कुल सही पार्टी का चुनाव किया है, और जब चुनाव कर लिया तो उसके बाद आपकी क्या एक्टिविटीज़ हुई, आपको क्या रोल मिला पार्टी में, टू स्टार्ट विद। देखें कन्फ्यूजन शुरू से ही कोई नहीं थी।
बाद में आप जज नहीं करते, हम लोग मामला चलाते हैं अपने दिल के साथ। जो चीज़ हम लोगों को दिल से बेहतर लगती है उसको दिमाग से लॉजिक क्रिएट करते हैं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली किसी गलत चीज़ में तो जाना नहीं चाहते। तो JWP मैंने ज्वाइन ही तब की थी जब मेंटली मैं प्रिपेयर्ड था कि मुझे अब ये चीज़ करनी है। मतलब मेरे को कन्फ्यूजन नहीं थी कि ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या आपने ज्वाइन करने से पहले पूरा होमवर्क कर लिया था? उसमें कन्फ्यूजन नहीं थी या फिर मेरे डाउट्स नहीं थे कि आया मैंने गलत किया या सही किया। मतलब इफ़ आई डिड इट आई वाज 195% क्लियर। जी, हम इस वक्त लाहौर में पंजाब में बैठे हैं और जमहूरी वतन पार्टी का नाम आते ही बलूचिस्तान का शायद जहन में आता है। तो आप क्या बताना पसंद करेंगे कि जमहूरी वतन पार्टी का सेटअप क्या है, पूरे पाकिस्तान में क्या है, इनके किन किन ज़िलों में, किन किन एरियाज़ में इनके दफातर हैं, और जमहूरी वतन पार्टी बेसिकली क्या कर रही है? ग्रास रूट लेवल बेस कैंप जो है हम लोगों का जमहूरी वतन पार्टी का, वो तो बलूचिस्तान है, डेरा बुगटी और कोयटा। इसके अलावा ये एक नेशनल पार्टी है जो पंजाब, सिंध और KPK में ख़ास अपना फोकस कर रही है। और तमाम मेरे ख्याल से पंजाब के, KPK के, सिंध के और बलूचिस्तान के हम तमाम अज़ला में एग्जिस्ट करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली पहले कुछ टेंशन्स थी जिसकी वजह से नवाब अकबर बुगटी केस की वजह से JWP पे एक पॉलिटिकल 10 साल का बैन था। ठीक है, उस बैन के बाद अब जब हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो वो सिर्फ बलूचिस्तान से किया था, हमने ओवरऑल पाकिस्तान से नहीं किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली खुदा खैर करे इंशाल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन में हम लोग पूरे पाकिस्तान में तमाम अज़ला से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। आपने किस लेवल पे पार्टी को ज्वाइन किया? आमतौर पे देखा जाता है कि बड़ी पार्टीज़ में जो कारकुन हैं, हम कारकुन कहेंगे, जो भी किसी लेवल पे भी बंदा काम कर रहा है, उसकी जो लीडरशिप है, जो मेन आपकी टॉप टियर लीडरशिप है, उसके साथ रब्ता नहीं होता या उनकी रसाई नहीं हो पाती ईजीली। तो आपकी पार्टी में किस तरह का इसका माहौल है? को कोई ऐसा मसला नहीं था। हम लोगों के जो पार्टी लीडर थे वो हम लोगों के साथ डायरेक्टली हर मामले में हर ऑपरेशन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे। इवन हम लोगों को कोई किस्म का कोई मेंटल कन्फ्यूजन भी है या किसी किस्म का वीएन कन्फ्यूजन भी है तो वो जब तक क्लियर नहीं करते वो फिर एक इंसान को छोड़ते नहीं है। मतलब उनका वो हर तरह का वीएन जो है ना वो क्लियर करते हैं। मैंने जब ये पार्टी ज्वाइन की थी तब ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैंने एज यूथ लीडर ज्वाइन किया था और मुझे कई बार उसके बाद भी ऑफर्स की गई कि आप जनरल विंग में आ जाएं, मदर विंग में आ जाएं या फिर और कोई कमेटी को संभाल लें। ज़ाहिर है शुरू से स्टूडेंट्स और यूथ के लिए काम करने का एक विजन था तो मैंने यूथ विंग को ज्वाइन किया। मैंने एज लाहौर यूथ प्रेसिडेंट यूथ विंग को ज्वाइन किया था। फिर रिस्पेक्टिवली 2 साल बाद अपग्रेडेशन में मैं प्रेसिडेंट पंजाब बना यूथ, और अब रीसेंट पार्टी इलेक्शन में ये 2020 के अंदर ही मैं सेंट्रल यूथ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूँ। आपकी यूथ में आने के लिए जो मेंबरशिप आपकी कैंपेन कोई होती है या यंगस्टर जो आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उनका क्या प्रोसेस है? देखिए हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है ना वो पहले तो वही था जो आम टिपिकल पार्टीज़ का होता है। मतलब मेंबरशिप बुक्स होती है, एक साइड आप फिल करते हैं, दूसरी साइड आप दे देते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इसमें हम ये काम नहीं कर सकते कि हम लोग जगह जगह कैंप्स लगा के बैठें उसके बाद मेंबरशिप फुल करें, ये करें वो करें। हम लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, मतलब वी आर द फर्स्ट पॉलिटिकल यूथ विंग who introduced ऑनलाइन पोर्टल फॉर द मेंबरशिप्स। ठीक है, इस ऑनलाइन पोर्टल में होता है इस तरह के थ्रू सोशल मीडिया एज इफ इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एनी अदर सोशल मीडिया नेटवर्क, उसमें आपको एक जो प्रमोशन होती है वो की जाती है कि इफ़ यू वांट टू बी द मेंबर ऑफ जमहूरी वतन पार्टी विद शोइंग आवर मैनिफेस्टोज, तो आप ये लिंक को क्लिक करते हैं। इफ़ यू प्रेस द लिंक आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो खुल जाता है। उस ऑनलाइन फॉर्म में आप अपनी फ़ोटो, नेम, फादर नेम, CNIC एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा कुछ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एंटर करते हैं। वो उसको भी एक कन्फर्मेशन मैसेज चला जाता है, एक कन्फर्मेशन मैसेज हमें आ जाता है, उसका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में आ जाता है और विद इन 15 डेज़ उसको उसका मेंबरशिप कार्ड, इस तरह का मेंबरशिप कार्ड जो है वो उसको बन के मिल जाता है। एक्सीलेंट। जो उसका सारा वो होता है। तो ये वो कार्ड्स हैं जो कि आप यंगस्टर्स आपके मेंबर बने और उनके कार्ड्स आपके पास हैं। जी नाज़रीन, ये कार्ड है जो कि यूथ विंग के मेंबर्स बनते हैं, ये कार्ड उनको इशू किया जाता है। तो सर जब ये कार्ड बन जाता है और इस कार्ड के बनने के बाद क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद हो जाती हैं उस बंदे पे जो आपका मेंबर बनता है? ऑब्वियसली अक्सर लोग हम लोगों को कहते हैं क्या आप एक सियासी जमात के तौर पे हमें सपोर्ट करेंगे, तो हमारा उन्हें जवाब ये होता है कि हम तो आपको सपोर्ट करेंगे। क्या आप अपने आप खुद सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं?
मतलब इस तरह तो नहीं होगा, ये कोई मतलब मिलिटेंट विंग नहीं है कि हम किसी को फ़ोन करके धमकाएंगे कि जी इसका ये काम कर दें। आप किस हद तक सीरियस हैं अपना काम करवाने के लिए? जब तक आप खुद सीरियस नहीं होते अपना काम के लिए, आपने किसी सोशल इशू या किसी किस्म के भी इशू को एड्रेस करने के लिए, तब तक एक पॉलिटिकल पार्टी भी किस तरह आपको सपोर्ट कर सकती है? तो ऑब्वियसली जो भी हम लोगों का मेंबर बनता है उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी अपने आप को पॉलिटिकली उसी तरह एक्टिव करे, अगर वो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहता है या फिर अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहता है। इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि यूथ विंग का मेंबर होने के लिए एज लिमिट क्या है? 18, एटलीस्ट 18। अपर लिमिट क्या है? 35 35 के बाद यानी कि मैं आपका यूथ मेंबर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। What are the other wings in your this party, political party? विंग्स मतलब जो आपका मदर विंग या जनरल विंग है वो तो मतलब विद इन 25 आप चाहें तो मदर विंग में स्किप कर सकते हैं, मतलब वहाँ जंप कर सकते हैं। आपकी पार्टी को एनुअल फी भी चार्ज करती है अपने मेंबर से? एनुअल फ़ी है हमारे मेंबर की, पर मेंबरशिप हम 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। जस्ट 10 रुपीज़। तो फिर पार्टी के निज़ाम व नस्क जो है और उनके फाइनेंसिस को कैसे आप मीट करते हैं? देखें, ये एक पूरा एक फंडिंग का मैकेनिज़्म होता है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास ज़ाहिर है कोई 10-20 मेंबर्स तो नहीं होते। एटलीस्ट आप उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कैबिनेट तब तक नहीं बनाते जब तक आपके उस ज़िले के अंदर 1000 से 2000 के करीब मेंबर्स ना हो जाए। अब फोर सपोज 1000-2000 लोग हैं, पर मंथ 10-10 रुपये भी दें तो जो आपके तंजीमी मामलात के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, लोगों का आना, मतलब मीटिंग्स, उनके जो इजलास हैं, उनके खर्चे मामलात निकलते रहते हैं। Perhaps like once a person join as a member, आम शख्स एक आपका मेंबर बनता है यूथ विंग का, उसके क्या स्टेप्स हैं ऊपर जाने के और तरक्की करने के विद इन योर पार्टी? देखते हैं, वी आर बेसिकली अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, देयर इज नॉट डिक्टेटरशिप इन इट। सो इफ यू वांट टू गो अपवर्ड, all you need to do is your political campaign. If you're good at it, you're serving the people, you'll definitely gonna go up. We always announce election right after 2 years. We have intra-party elections right after 2 years. If you're working good, you're serving the people. If you're serving your suppose you're serving your district, campaign with other districts, you can be the provincial president. ठीक है? If you're doing good at province, you will convince other provinces to go into the center. That is the main mechanism of any democratic political party. यूथ प्रेसिडेंट बनने में क्या मुश्किलात आई और आपकी क्या अचीवमेंट थी कि आपकी पार्टी ने आपको सेंट्रल यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया? वो आपके पास आ रहे हैं। तो आपने क्या ऐसे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से ये सारा एक चेंज आया? इसमें आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। आप रुक नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। बहुत से अच्छे हालात भी होते हैं, बुरे हालात भी होते हैं, आपके मामलात भी हर तरह से चल रहे होते हैं। आपको बस सिर्फ एक काम करना है कि आपको रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप बेबी स्टेप्स लें, मतलब बड़े बड़े स्टेप्स ना लें। बड़े काम आप नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट जो है ना वो आप बेबी स्टेप्स लें, लेकिन कीप मूविंग, आपको रुकना नहीं है। तो इसमें मामलात बहुत तरह के आते हैं। ज़ाहिर है हर पार्टी के अंदर लेग पुलिंग होती है, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। कई बार ऐसे होता है इंटर पार्टी के इलेक्शंस के अंदर आपको बहुत टफ कैंपेन करनी विद इन द पार्टी करनी पड़ती है। विद इन पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी। योर सस्टेनेबिलिटी इन द पार्टी, राइट। तो ऑब्वियसली एक लेग पुलिंग को फेस करना, उसके बाद एक क्रिटिसिज्म को फेस करना, फिर एक मेंटल प्रेशर होता है, फिर उसके बाद पार्टी लीडरशिप की तरफ से एक प्रेशर होता है। उन सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए, उनको हैंडल करते हुए फिर आप किसी स्टेज पे पहुंचते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। क्या आपकी पार्टी में भी ऐसा होता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं या आपके लोग जाके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे होते हैं? जी, ये तो हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लोग होते हैं जो नज़रियाती नहीं होते, आइडियोलॉजिकल नहीं होते, जिनकी एक आइडियोलॉजी नहीं होती, तो वो मटेरियलिस्टिक जो अमूमन हर पार्टी में होता है, हर घर में भी होता है। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में मटेरियल के पीछे पार्टी स्किप कर जाते हैं, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। तो ऑब्वियसली यस, हमारे पास भी इस तरह के लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं मंशूर के बारे में कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है जो एक आम आदमी को समझ आना चाहिए कि आपकी पार्टी का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है और आपका मंशूर या एजेंडा क्या है जो आप यहाँ पे लाना चाहते हैं। देखें, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी टिपिकल पार्टीज़ की तरह मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हम हेल्थ सेक्टर में, अदलिया के निज़ाम में, उसके बाद सेहत के निज़ाम पे काम करना चाहते हैं। मैं रिस्पेक्टिवली जब भी बात करता हूँ जमहूरी वतन पार्टी की, तो मैं उसको टेक करता हूँ अपनी यूथ के हवाले से। ठीक है, जो मैनिफेस्टो, पार्टी मैनिफेस्टो फॉर जनरल इलेक्शन या फिर बल्दियाती इलेक्शन है, वो पार्टी के मदर विंग का काम है उसका मैनिफेस्टो बताना। मेरा यूथ का मैनिफेस्टो ये है, यूथ मोटिवेशन,
स्टूडेंट विंग्स के वाले से हम लोग बात करते हैं, यूथ वुमेन एम्पावरमेंट के वाले से हम लोग बात करते हैं, यूथ माइनॉरिटी के वाले से हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट यूनियंस के वाले से हम लोग बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के वाले से बात करते हैं, ड्रग एडिक्टेड यूथ जो है उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो हमारा जो कंसर्न है वो यूथ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना है स्पेसिफिकली। आप एक अवेयरनेस कैंपेन जारी करते हैं जिसके ज़ेरे असर आप आइडेंटिफाई अवेयरनेस भी करते हैं और जिस जगह पे हमारे यूथ को, हमारे तलबा को हमारी ज़रूरत होती है वहाँ हम जाके अपना पॉलिटिकल किरदार भी अदा करते हैं। ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनको आप यूज़ करते हैं ये सारा काम करने के लिए? हम लोगों का GWP यूथ हो गया, उसके बाद वतन स्टूडेंट फेडरेशन है हम लोगों की अपनी, जो हर तरह के यूथ अलायंस का हिस्सा है। नेशनल यूथ अलायंस में हम लोग एज वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, किसी पॉलिटिकल मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्टूडेंट विंग है, अगर वो किसी किस्म के भी स्टूडेंट्स का इशू है, जैसे उनके एडमिशन्स का हो गया या फिर उनके किसी किस्म के भी मुतालबे हो गए, कोटा मुतालबा, कोटाज के से रिलेटेड उनके जितने प्रॉब्लम्स हो गए, उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग अपने स्टूडेंट फेडरेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो आप किन किन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आपके इस वक्त विंग्स काम कर? ऑलमोस्ट पंजाब के तमाम जो गवर्नमेंट इदारे हैं उसमें हमारे काम कर रहे हैं, प्राइवेट में हम नहीं करते। आपकी पंजाब लेवल पे जो यूथ की एक स्ट्रेंथ है या मेंबरशिप है वो कितनी है इस वक्त? तकरीबन 1 लाख के करीब रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं हमारे पास ऑनलाइन जी। और आपका टारगेट क्या है, यही रखना है या? मतलब वी आर ओके विद 10 मिलियन एंड अप टिल अभी हमारे पास 1 लाख हैं, तो वी आर ओके विद इट। इंशाल्लाह हम एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और बढ़ेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। देखते हैं कि आप जैसे यंगस्टर जो हैं, क्या आइंदा आपका जो जनरल विंग है या आपको मदर विंग है आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप MPA MNA के लिए इलेक्शन के लिए आप हिस्सा ले सकें? ज़रूर इंशाल्लाह। हम लोग इस चीज़ पे पूरी उम्मीद है। हमारे जो लीडर हैं वो किसी किस्म का भी तासुब किसी से, यूथ हो या फिर जनरल हो, इससे नहीं रखते। जो वो देखते हैं कारकर्दगी, जिसकी कारकर्दगी चल रही है, बेहतर चल रही है, उसको हम बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। सर ये बताएं कारकर्दगी का मेयार क्या है? ज़्यादा मेंबर लेके आना है या कोई ख़ास एरिया में काम करना है? वी डोंट प्रेफर क्वांटिटी, वी प्रेफर क्वालिटी। मतलब एटलीस्ट एक पॉलिटिकल विजन होना चाहिए, बोलना आना चाहिए, आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए, एक अच्छा विजन होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी। मतलब इस तरह नहीं है कि आपके पास 100 लोग खड़े हैं, 100 में से किसी एक को पता ही नहीं है यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। 100 की जगह आपके 2 लोग खड़े होंगे, एटलीस्ट वो विजनरी होंगे, दैट इज़ मोर प्रेफरेबल। तो मेन ये चीज़ है, वी डोंट गो फॉर द क्वांटिटी, वी आर ओके विद द क्वालिटी। आपकी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप किस सूबे में है? हमारी पंजाब में, पंजाब और बलूचिस्तान में, दोनों में। राइट। क्या मुल्क से बाहर भी आपकी तंजीम काम करती है या? ओवरसीज़ जी, ओवरसीज़ में, ओवरसीज़ में भी आपके हैं? ओवरसीज़ में सऊदीया और दुबई में हमारे लोग हैं। आपकी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप किस सूबे में है? हमारी पंजाब में, पंजाब और बलूचिस्तान में, दोनों में। राइट। क्या मुल्क से बाहर भी आपकी तंजीम काम करती है? ओवरसीज़ जी, ओवरसीज़ में। आपका जाना होता है सऊदी अरब में, और वहाँ के कौन इंचार्ज हैं? वो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं? वो मेरे अंडर नहीं करते। वो, मैं सेंट्रल यूथ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हूँ राइट जी। बाकी उनको जो है हम लोगों के पार्टी हेड हैं वो हैंडल करते हैं, जो ओवरसीज़ विंग के जो हेड हैं वो हैंडल करते हैं। मैं सिर्फ यूथ विंग पाकिस्तान की बात करता हूँ। आपका ज़्यादा जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स हैं या यूथ को किस तरह आप यानी अट्रैक्ट करते हैं? यूथ हमारी स्टार्ट हो जाती है जब आप बात करते हैं कॉलेजेस की यूथ से लेके रिस्पेक्टिवली 35 तक। इन एज लिमिट ज्वाइन 18+ कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जो स्टूडेंट प्रॉब्लम्स हैं या स्टूडेंट अफेयर्स हैं उनको भी हम वो करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो जो कॉलेज लेवल से लेके 35 की एज तक यूथ के जितने भी मसाइल हैं उन सबको हम एड्रेस करते हैं। ये क्राइटेरिया हम लोगों का और यही हम लोग की एज लिमिट है जिसे हम यूथ समझते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। आपको शेयर कर सकते हैं कि माजी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो कि आपने सॉल्व किए जो कंपैरेटिवली बाकी पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग नहीं कर रहे थे? देखें, इसमें जो मुझे माजी में अभी फौरी तौर पे याद आ रहा है वो ये है कि लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बलोच तलबा का और जमीयत का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था। उनके प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट हो गए थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। इवन जो वाइस चांसलर थे उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किस तरह के भी। उस मामले के अंदर कोई पॉलिटिकल विंग या फिर कोई स्टूडेंट विंग इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो इसमें जमात इस्लामी की तरफ से उनके जो पंजाब के अमीर थे जिब्रान भट्ट साहब और बलोच तलबा काउंसिल की तरफ से मैं गया था और हम लोगों ने जाके एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उनके तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और उनकी जो झगड़ा था इन दी एंड फिर मीनवाइल हम लोगों ने फिर खुद ख़त्म किया था। आप क्या देखते हैं यूथ का जो मुस्तकबिल है, जो आपकी पार्टी एफर्ट्स कर रही है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, तो आप क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में या सालों में पाकिस्तान की यूथ को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? देखें, हम लोगों की यूथ को
का जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो आप बात करें कि कहाँ खड़ा देखते हैं, अगर तो जिस तरह निज़ाम चल रहा है, जिस तरह के मामला चल रहे हैं ना, ये अगर इसी तरह चलते रहेंगे ना, तो फिर तो ये आने वाले सालों में कहीं भी नहीं खड़े हुए। ये अपने आप को डिस्ट्रक्टिव उसमें ले जाएंगे, सिचुएशन में ले जाएंगे। आपको जो फील्ड पसंद है, जो पैशन पसंद है, आप उसको परस्यू नहीं करते। मसला ये है कि हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा उठ के कहता है पॉलिटिक्स गंद है, पॉलिटिक्स में ये है, पॉलिटिक्स में वो है, बैठ के डिस्कस भी सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन आप उनसे ये बात करें ना कि जी पॉलिटिक्स में आ जाएं, आप ज्वाइन करें, आप इस गंद को ख़त्म करें, तो वो कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स में बैठना, डिस्कशन करना, गंद कहना आसान है, उसके अंदर घुस के मामलात को ठीक करना मुश्किल है। इसमें यूथ का एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि देखें जी, यूथ हम पॉलिटिक्स जो है हम किस तरह ज्वाइन कर लें, ये तो पैसे का काम है। ठीक है, पैसे वाला बंदा ज्वाइन कर सकता है, पैसे के बगैर तो फिर यूथ पॉलिटिक्स में काम ही कोई नहीं है। देखें, पॉलिटिक्स का हमने अपने जहन में बना लिया है कि सियासत का मतलब सिर्फ और सिर्फ एमपी या एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, सेनेटर बनना है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना है, यही सियासत है। ये सियासत नहीं है। जो जिस तरह अगर हम अपने मजहबी एतबार से देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई एमपी एमएनएज नहीं थे। सियासत का मेयार होता है आवाम की खिदमत करना। आप अपने इलाके के अपने जो मतलब आप सपोज आप एक गली के अंदर सियासत करना चाहते हैं, आप उस गली के जो मसाइल हैं, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, कोई वैसे कोई मसला हो गया, उसमें आवाम को इकट्ठा करके उस मसले को हल करा देते हैं, तो आप सियासत ही कर रहे हैं। इसी तरह करते करते इंसान अपग्रेड करता है, उसमें तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट ये तो करना शुरू करें। बस अपनी गली का सपोज आपकी गली का ट्रांसफार्मर उड़ गया आपके इलाके का, आप बैठ के सियासतदानों को गालियाँ देना शुरू हो जाए, ये आप आवाम के इलाके का आवाम को इकट्ठा करें और उस जाके मसले को सॉल्व करवाएं, वो भी सियासत है। This is an excellent example of leadership. How you will define leadership? आजकल कहा जाता है कि ये लीडर है, ये लीडर नहीं है, लीडरशिप का फुकदान हो गया। आपके नज़दीक लीडरशिप होती क्या है? लीडरशिप का मतलब ये है कि वो इंसान जो फ्रंट लाइन पे खड़ा है और सारे स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम को दूर अंदेशी से अंदाज़ा लगा लेता है, अपनी दूर अंदेशी से उसका अंदाज़ा लगा लेता है कि ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसका सलूशन बताता है और उस सलूशन, उस गोल को अचीव करने के लिए टीम मैनेजमेंट करता है और उन गोल्स को अचीव करता है। ये होता है लीडर वो नहीं होता कि मतलब सिर्फ आगे सबसे आगे खड़े होकर तकरीरें करके निकल जाए टाइम पे, और जब आवाम का मार खाने का टाइम आ जाए तो फिर उसके बाद लीडर साहब गायब हो जाए। Explanation of leadership. Now I am handing over to Mr. Nasir. मियाँ साहब, आपकी नेशनल असम्बली में माशाल्लाह 6 सीट्स हैं और बलूचिस्तान से कितनी सीट्स हैं? तकरीबन 3 सीट्स हैं। पंजाब से कोई नहीं है और सिंध से कोई नहीं है। ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो छोटे सूबों से जो पार्टीज़ हैं वो नेशनल लेवल पे उस तरह इमर्ज नहीं कर पा रही जैसे बाकी 2-3 पार्टीज़ हैं वो करती हैं। इसकी आपके नज़दीक क्या वजह है? ये देखें, एक माइंडसेट है। अब कोई भी नई पार्टी है, उसको ज्वाइन करने से पहले आवाम बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती है। अगर तो आप छोटे से सूबे की बात करें ना, तो वो अगर सिर्फ अपनी बेस पे चाहें, अपने सूबे की बेस पे चाहें, तो वो ज़ाहिर है मुल्क में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी 51% एटलीस्ट रिक्वायर होता है। तो ये तो फिर जी आवाम का माइंडसेट है कि वो किसको प्रेफर करते हैं। छोटे सूबे की पार्टी है, आवाम को ये देखना चाहिए। हमारे यहाँ पे वोट चलता है, मतलब हवा जिस तरफ चल जाती है, बरादरी बेस पे शख्सियती वोट होता है, इस तरह होता है। हम लोगों की आवाम ये नहीं देखती कि यार वीएन क्या है बंदे का, किस वीएन पे बात कर रहा है, या फिर ये वो क्या करेगा। हमारे यहाँ देखें, एमपी एमएनए जो होते हैं वो बेसिकली लॉ मेकर्स होते हैं। नालियाँ सड़कें बनाना तो उनका काम नहीं है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, साड़ी गैस दी लाइन पवा दो तो फिर वोट ताड़ है, और वो वाकई डलवा देता है। फिर चाहे उस बंदे ने अगले 5 साल उन्हें शक्ल नहीं दिखानी, वोट डाला जाता है। तो ये नहीं देखा जाता कि बेशक छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आप लीडर को देखते हैं कि उसका वीएन क्या है। हमारे यहाँ जो वोट डाला जाता है ना जी, वो वीएन पे नहीं डाला जाता, वो बरादरी, शख्सियत या फिर ज़ाती ताल्लुक की बेस पे डाला जाता है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि पार्टीज़ में इलेक्टेबल्स को इंजेक्ट किया जाता है, इलेक्टेबल को इंजेक्ट किया जाता है और उनको फिर इक़्तिदार में लाया जाता है। मैंने उस्मानी साहब जब से ये अपने स्कूल का जो कैंपेन लॉन्च की है, बहुत सारे नौजवानों से मैं मिलता हूँ। तो ऐसे नौजवान जो 1992 या उसके बाद पैदा हुए हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी अब लिखता हूँ, तो मैंने एक नोट भी लिखा है, वो आप पढ़िएगा। बहुत सारे नौजवान हैं, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए। पाकिस्तान में 6 दफ़ा मार्शल लॉ लगा, 6 दफ़ा आइन सस्पेंड हुआ, 6 दफ़ा आपकी सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने नए सिरे से हलफ लिया, यानी पीसीओ के तहत सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हो गई। इसी तरह नेशनल असम्बलीज़ का वजूद, इसी तरह कौमी जो सूबाई असम्बली है, सेनेट है, वो भी नए सिरे से बनती है।
तो सियासत में जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। हर 10 साल के बाद आपके मुल्क का जो मॉडल है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे पिछले 10 साल जो थे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गुजारे। पीपल्स पार्टी के दौर में भी कुछ ना कुछ काम हुआ, नवाज शरीफ के दौर में भी डेवलपमेंट का काम हुआ। अब पीटीआई की गवर्नमेंट में सारी पॉलिसी चेंज हो गई है। तो आप कैसे सोचते हैं इस सारे ये जो सिलसिला चल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, हर दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज की जाती हैं, लेकिन हर दफ़ा मुल्क के हालात इस तरह के होते हैं कि कम से कम बताया जाता है कि जी मामला चल क्या रहे हैं। अभी जो मौजूदा हालात हैं, इतने बदतर हालात मुल्क पे कभी भी नहीं आए। उसकी वजह यह है कि जो हमारे अभी की नौजवान है या जो हमारे अभी के लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारा जो लीडर है वो ईमानदार है। इसकी मैं अक्सर अपने दोस्तों को एक एग्जांपल देता हूँ और अक्सर लोग इस पर काफ़ी खुश भी होते हैं, मुस्कुराते हैं कि यार आप बात तो ठीक कर रहे हैं। सपोज आप एक प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन जब मैक्सिमम एल्टीट्यूड अपना 35,000 फीट्स पे चला जाता है, ठीक है, और सडनली ऐसे होता है कि पायलट आपका मर गया, ठीक है, पायलट आपका मर गया। अब बीच में एक बंदा जिसको प्लेन चलाना नहीं आता लेकिन वो बहुत ईमानदार है, बहुत दयानतदार है, क्या आप उसको इस बेस पे प्लेन हैंड ओवर करेंगे कि वो सिर्फ ईमानदार और दयानतदार है? से देखें, सिर्फ ईमानदारी और दयानतदारी से मुल्क नहीं चलते, उसके लिए एक्सपीरियंस, आपके क्वालिटीज़, आपके स्किल्स होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेके अब तक मुल्क में जितने भी लीडर्स आए हैं उनकी कम से कम एटलीस्ट टीम्स ने इस तरह किया कि मुल्क के निज़ाम को चलाते रहें। अभी जो मुल्क का निज़ाम चल रहा है वो माशी तौर पे भी और अखलाकी तौर पे भी बहुत दूसरी अजीब तरफ जाता जा रहा है। ये सिर्फ कोविड-19 की बात नहीं है, आप इससे पहले भी देख लें माशी तौर पे। तो मेरे ख्याल से कोविड-19 से तो इनकी जान छूट गई है थोड़ा सा आवाम से, वरना माशी तौर पे मुल्क आपका किधर जा रहा है। डॉलर को देख लें आप, ओवरऑल जो हमारे स्टॉक्स हैं उनको देख लें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। वो बात है। अभी ये जो कोरोना का सिलसिला है, इसमें 9 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो मुतासर हो गए। मईशत हमारी पिछले 2 साल में वैसे ही तबाह हो चुकी है, और जब ये कोरोना का पीरियड ओवर होगा, बल्कि ओवर होना शुरू हो गया है, तो हम बहुत हद तक नीचे जा चुके होंगे। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी स्टेबल नहीं है। तो आपकी जो पार्टी है वो इस सिलसिले में मतलब क्या कंट्रीब्यूशन या किरदार कौमी असम्बली में या कौमी असम्बली से बाहर अदा करने के लिए तैयार है इसके बाद? देखें, अभी हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, हमारा इनके साथ अलायंस है, और नेशनल असम्बली के अंदर भी हमारा इनके साथ अलायंस है। ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ नहीं है या फिर हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे एडवाइजरीज़ नहीं है। तो ऑब्वियसली हम अपने हलकों जहाँ जहाँ से हम इलेक्ट हुए हैं या फिर जहाँ जहाँ हमारे कारकुनान या जहाँ जहाँ हमारे ज़िला के लोग मौजूद हैं, वो तो अपने अपने ज़िला में जिस हद तक हो सकता है लीडरशिप भी दिखा रहे हैं, जिस हद तक आवाम को फैसिलिटेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्म करना या फिर गवर्नमेंट को इस बात पे वो करना, ज़ाहिर है अपोजिशन तो हम करते हैं, असम्बली के अंदर भी करते हैं, असम्बली के बाहर भी करते हैं जो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं, लेकिन एज सच खुद डिफरेंस एक क्रिएट करना तो वो तो गवर्नमेंट कर सकती है। हम इतनी मेजोरिटी में फ़िलहाल नहीं है कि हम एक पॉलिसी में चेंज ला सकें या फिर गवर्नमेंट को फाइनेंशियली किसी किस्म का कोई डिपार्टमेंट के अंदर मदद की जा सके। आपके ख्याल में चारों वज़रा आला में से कौन सा बेहतर काम कर रहा है इस वक्त? मेरे ख्याल से तो समझ तो किसी को भी नहीं आ रही, लेकिन मुराद अली शाह साहब जो है सिंध में वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बेहतर काम। और एजेके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जीबी के जो वज़ीर आला हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ एक विजनरी इंसान है, अच्छा विज़न है उनका, लेकिन उनकी जो टीम है वो टोटली अनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, खाली आप लीडर अच्छा हो और उसे टीम अच्छी ना मिले फिर भी अच्छा काम नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने आपको प्लेन की एग्जांपल दी, खाली ईमानदार और दयानतदार होना काम नहीं है, आपके पास स्किल भी होना चाहिए। वो एक बार वो कहते हैं ना, अखबार में एक बंदे ने इश्तिहार दिया कि जी मुझे एक नेक परहेज़गार और ईमानदार किस्म का ड्राइवर चाहिए। तो उनके पास एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मुझे रख लें, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं कि गाड़ी में ना तो गाने चलेंगे ना फिर क्या कहते हैं मैं नमाज के टाइम पे काम करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, शर्तें मंजूर हैं। उन्होंने कहा तीसरी शर्त ये है कि गाड़ी आपने चलाना सिखानी है। तो ये मामलात हैं। देखें, गाड़ी चलाना आना भी तो चाहिए आपको किसी सीट पे बैठने के लिए। बिल्कुल सही, तो चाहिए आपको किसी सीट पे बैठने के लिए। बिल्कुल सही। जो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं या सदर हैं शाहदीन बुगटी साहब, उनकी तरजीहात क्या है इस वक्त? क्या है इस वक्त? देखें, उनकी तरजीहात इस टाइम पे सेहत और तालीम है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, ये है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल जिस हद तक वो स्ट्रेटजीज़ बिल्ड कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन चीज़ है ना जी, सेहत और तालीम है। बिल्कुल सही। 2 चीज़ है।
आपके ख्याल में चंदे से मुल्क को चलाया जा सकता है? चंदे से तो आप एक फाउंडेशन भी ज़्यादा अरसा नहीं चला सकते। कितना अरसा चलाएंगे? लोग चंदा देना बंद कर दें फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही। जब आपकी आदत ख़राब हुई हो, जब मांग मांग के करने की आदत, तो मसला ये है ना, जैसे अभी सईद उस्मानी साहब ने आपको थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने आपको कहा था कि जो पहले वाले आए थे वो रियल एस्टेट का काम करते थे, रियल एस्टेट को मजबूत किया। जो दूसरे वाले आए थे वो सनतकार थे, उन्होंने सनत को मजबूत किया। अब मसला ये है, खान साहब का तो कोई कारोबार ही नहीं है। हमारी स्टैटिस्टिकल डिवीज़न है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो जॉबलेस हैं वो भी मिलियंस में हैं। तो अगर कभी आपकी पार्टी को इक़्तिदार मिलता है सेंटर में, तो आपकी तरजीहात क्या होंगी? आप ये जॉबलेसनेस को कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, हम लोग जॉबलेसनेस को ये बात नहीं करते जी करोड़ हम नौकरियां दे देंगे या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, आप आवाम के अंदर जब तक बिज़नेस सेंस एक क्रिएट नहीं करेंगे ना, इसका ताने बाने जो है ना बहुत दूर तक हमारे एजुकेशन सिस्टम से जाके मिलते हैं कि जी हम लोगों को नौकरी का सिखाया जाता है कि जी आप नौकरी करें तो आपके लिए ज़रा मामलात बेहतर हैं, ठीक है ना जी। हमें ये नहीं कहा जाता कि आप नौकरी डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट देंगे किस तरह। हम लोग इस तरह की पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें एक नौजवान, एक आम नौजवान है, वो एक कारोबार को बिल्ड कर सकता है जिसमें वो आगे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, बनिस्बत इसके कि हम ये वादा करें कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। इससे बेहतर हमारी पॉलिसीज़ ये होंगी कि नौजवान आसान तरीके से उसके लिए इस तरह के हालात साजगार बनाएंगे कि वो अपने कारोबार को प्रेफर करे। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह ख़त्म करने की कोशिश करे कि कारोबार की तरफ आए। बिल्कुल सही। एक और चीज़ है कि ये जो कोरोना का सिलसिला, इसमें 9 करोड़ पाकिस्तानी मुतासर हुए, उनमें से 2 या 2.5 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है। रिटेलर्स, स्टॉकिस्ट, फैक्ट्री सब इस वक्त बंद है। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रपोज़ल दी थी कि आप लोग EOBI, सोशल सिक्योरिटी, ऐसे इदारों को अब यूज़ करें और इनके पास खरबों रुपए के फंड्स हैं उन फंड से आप जो है पाकिस्तानियों की आप मदद कर सकते हैं। तो क्या आपकी पार्टी, अब चूँकि इजलास भी हो रहा है कौमी असम्बली का, उसमें ये आवाज़ उठाएगी? दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बहुत मेहनत की, फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आया, उससे हमारी इकानमी बेहतर हुई, डेवलपमेंट भी हुई, वो आजकल बहुत परेशान है, वो पाकिस्तान वापस भी आ रहे हैं। तो हमारी जो ओवरसीज़ फाउंडेशन है, उन्होंने भी उनकी कोई मदद नहीं की, ना माली, ना अखलाकी, ना किसी भी तौर पे। तो क्या आपके जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो असम्बली में इस बात को लेके आएंगे, अभी बात करेंगे, या आप उन तक ये 2-3 बातें पहुँचाएँगे, वो असम्बली में ये बात करें उनके साथ कि जब हमारे पास ऐसे इदारे मौजूद हैं जिनके पास वसाइल हैं, वो वसाइल पाकिस्तानियों के लिए हैं, खा वो पाकिस्तानी यहाँ पे हैं या ओवरसीज़ में हैं। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी है उसको ओवरसीज़ के हक़ में, और ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है उस पर बात तो होगी इंशाल्लाह। जो हम लोग की पार्टी पॉलिसीज़ हैं वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन जो मेनली किस बात पे हम लोग पार्लियामेंट के इजलास के अंदर डिस्कशन करेंगे या फिर किस पॉइंट को हम सपोर्ट करेंगे, वो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करती है। तो वो, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पर इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग अपनी पार्टी को भी कम्युनिकेट करेंगे कि वो इस तरह के मामला जो हैं उन पर बात करें पार्लियामेंट के ऊपर। बिल्कुल सही। थैंक यू नासिर साहब। मियाँ कामरान सईद उस्मानी साहब हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है हमारी। मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप अलाइंस का हिस्सा बने थे गवर्नमेंट के साथ, क्या आपकी कोई ख़ास टर्म्स एंड कंडीशंस थी? अगर थी तो वो क्या थी, और अगर वो थी तो वो क्या वो फुलफिल्ड हुई या नहीं हुई? वो बिला मशरूत नहीं था, अनकंडीशनल नहीं था। हमने कंडीशंस पे अलाइंस किया था जिसमें काफ़ी सारे थे, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से थे, हम लोग की क्या कहते हैं ओवरऑल जो यूथ के कुछ हम लोगों के प्रॉब्लम्स थे उससे रिलेटेड था। उसके बाद इफ़ेक्टिव थे बलूचिस्तान के, जो ज़ाहिर है डेरा बुगटी ऑपरेशन जब हुआ उसमें जो लोग इफ़ेक्टिव हुए थे वो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर किसी और जगह चले गए थे। उन माइग्रेटीज़ का रिटर्न था, उस पर गवर्नमेंट ने हम लोगों से, जहांगीर तरीन साहब ने हम लोगों से वादा किया, और 2 एजेंडाज हम लोगों के और थे, लेकिन वो फ़िलहाल अभी तक फुलफ़िल नहीं किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी अपने अलाइंस के साथ नहीं हम लोगों ने किया, अलाई के साथ। जारी रखेंगे अपना अलाइंस या फिर? हालात मुल्क के इस तरह के हैं कि इस पे अब हम लोग डायरेक्टली जब तक कोविड-19 की सिचुएशन ख़त्म नहीं हो सकती तो हम लोग जो दूसरे मामलात हैं उस पे गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम लोग ये नहीं शो करना चाहते कि हम सिर्फ सियासत ही चाहते हैं, मुल्क की आवाम की बेहतरी नहीं चाहते, क्योंकि बाद में फिर इल्ज़ामात लग जाते हैं कि ये लोग जो है सेल्फिश होकर सिर्फ और सिर्फ अपना देख रहे हैं।
तो हमारी ये है कि जैसे ये कोविड-19 की सिचुएशन ख़त्म होगी, हम गवर्नमेंट को एक वार्निंग देंगे कि अगर आप हमारे जो मुतालबात हैं, जो कंडीशंस हैं जिनको आपने एग्री किया था, उन पे अगर आप पूरा नहीं उतरते तो हम लोग फिर ओपोजिशन बेंचेस पर भी जाके बैठना प्रेफर कर सकते हैं। कामरान साहब, जब हम बात करते हैं जमहूरी वतन पार्टी की तो हमें बलूचिस्तान का जहन में आता है। जब बलूचिस्तान का जहन में आता है तो गवादर का जहन में आता है। पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट में कहा था गेम चेंजर है गवादर। एक आम तासुर पाया जाता है आवाम में, वो समझते हैं जब से नई गवर्नमेंट आई है तो हमारा गवादर की जो डेवलपमेंट का काम है वो पसे पर्दा चला गया है। बीइंग अ पार्टी स्टेशनड इन बलूचिस्तान, जमहूरी वतन पार्टी, क्या आप गवादर की बका या डेवलपमेंट के लिए आपकी पार्टी में कुछ एजेंडा में ऐसे पॉइंट शामिल हैं? अगर हैं तो वो क्या हैं? और अगर इस डेवलपमेंट में काम नहीं होगा तो क्या उसके जो मनफी असरात जो ना सिर्फ बलूचिस्तान को सबोताज करेंगे और बल्कि ये पूरे पाकिस्तान पे इसके असरात मुरतब होंगे? तो इसके बारे में आपकी पार्टी क्या कर रही? गवादर से हम भी और तमाम पाकिस्तान जो है वो गवादर को हमेशा से गेम चेंजर समझता है। CPEC को हमेशा से एक गेम चेंजर समझा गया है। लेकिन हमारी पार्टी का कंसर्न गवादर के ऊपर ये है, देखें ये गवर्नमेंट आई, काम तो उसी तरह ही चल रहा है जो आपके ज़ाहिर है डेवलपमेंट के काम थे। आपने क्या कहते हैं CPEC को पूरा डेवलप करना था, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना था। हम लोगों की पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि जिस भी जगह पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, जैसे फोर्स किसी जगह से गैस निकल आती है, ऑयल एंड गैस या कुछ भी किसी का कोई नेचुरल रिसोर्स निकल आता है, जैसे गवादर आपका पोर्ट है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो फर्स्ट जो प्रेफरेंस है एटलीस्ट लेबर जो है वो वहाँ के अपने लोगों की होनी चाहिए। हम लोग इस नज़र से इसको देखते हैं और हमेशा यही होता है। देखें सिंध, जब डेरा बुगटी में सुई के मकाम पे सुई की गैस निकली तो वहाँ पे सिंध से लाके लेबर रखी गई जो कि वहाँ के अवाम की हक तलफी थी। अगर तो गवादर प्रोजेक्ट जो है इस चीज़ पे ओवरकम कर ले कि मतलब एटलीस्ट लेबर, आपने टेक्निकल सपोर्ट की बात ना करें, अब अगर आपको वहाँ इर्द गिर्द से टेक्निकल लोग नहीं मिलते, टेक्निकल लेबर नहीं मिलती तो ठीक है वो आप बाहर दूसरे इलाके से ले आते हैं, लेकिन जो एटलीस्ट मेनली लेबर है, डेली वेजेस हैं, वो तो आपको उसी इलाके के प्रेफर करने चाहिए। इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि अगर 10,000 मजदूर वहाँ काम कर रहा है तो 10,000 का 10,000 आप बाहर से उठा के ले आएँ, गवादर के लोग जो हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करके साइड पे कर दें। हमारा गवादर की डेवलपमेंट के हवाले से कोई सख्त मौक़िफ़ नहीं है। हम लोग पाकिस्तान की तरक्की के भी साथ हैं, गवादर की तरक्की के लिए भी हैं, CPEC के लिए भी हैं, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना कंसर्न है कि जो मेनली एटलीस्ट लेबर है वो वहाँ के मकामी लोगों के लिए होनी चाहिए। ऑब्वियसली गवादर एक गेम चेंजर प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए। CPEC से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वो रेवेन्यू भी आएगा, खाली टूल टैक्स की हद तक देख लें, और पाकिस्तान एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट का हिस्सा बन जाएगा, एक्सपोर्ट पाथ का हिस्सा बन जाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की गेम चेंज करने के लिए आपको वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके साथ ज़्यादती करने का भी हक नहीं है। क्या काम कर रहे हैं तालीम और सेहत पे? आपके पार्टी लेवल पे क्या काम हो रहा है? हमारी तहसील, ज़िला, डिवीज़न, प्रोविंशियल और मरकज़ी अहदेदार जितने भी हैं उन लोगों ने जिस हद तक हो सकता था इस चीज़ को यकीनी बनाया। बस ये है कि हम लोगों ने पिक्चराइज़ नहीं किया चीज़। हमारे साथ हैं मियाँ कामरान सईद उस्मानी साहब, इनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। सर, आप ये बताइए कि कोविड-19 के ज़ेर असर जब पूरा पाकिस्तान इफ़ेक्ट हुआ, बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है, तो आपकी पार्टी लेवल पे इसके ऊपर क्या काम किया गया और आपने इसकी तंजीम साजी में और लोगों की हेल्प करने में क्या अहम किरदार अदा किया? देखें, इसमें हम लोगों ने अपने तमाम कारकुनान को, तमाम ज़िली सदूर को, जो डिवीज़नल सदूर थे, ओवरऑल पार्टी की तरफ से एक मरासला जारी किया गया था, पार्टी की तरफ से एक एलानिया जारी किया गया था कि हमारे जितनी इज़ला में, तहसील में या फिर डिवीज़न में जहाँ जहाँ हमारे कारकुनान मौजूद हैं वो इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल करें। अगर पहले तो जो कोरोना की एहतियाती तदाबीर हैं वो किया गया, उसके बाद हम लोगों में राशन तकसीम किए गए, मेडिकल किट्स तकसीम की गई, मास्क तकसीम किए गए, हैंड सैनिटाइज़र्स तकसीम किए गए। मेरा सवाल अगला यही था कि सोशल मीडिया पे हमने आपकी किसी किस्म की कवरेज नहीं देखी, इसकी क्या यानी कि ख़ास वजह है? देखें, हम इस चीज़ को मुनासिब ही नहीं समझते कि अगर आप किसी को आटे का थैला दे रहे हैं या फिर आप किसी को सैनिटाइज़र मास्क दे रहे हैं या फिर मेडिकल किट दे रहे हैं तो उसको पिक्चराइज़ करें। देखें, हर इंसान की अपनी इज़्ज़त नफ्स है। आप ऐसे इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके किसी को देने से बेहतर है आप ना दें। आपकी पार्टी लेवल पे कोई ऐसी फंड जनरेशन की गई? बीइंग अ मेंबर ऑफ योर पार्टी, द पीपल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस फंड? जी, एक हम लोगों का सूबाई तौर पे हर जगह पे एक फ़ंड जो है वो फॉर्म हुआ था कि तमाम जो ज़िले अहदेदार हैं वो 500-500 और जो हमारे सूबाई जो डिवीजनल अहदेदार हैं वो 1000-1000, जो सूबाई अहदेदार हैं वो 2-2000 रुपया एक फ़ंड में कंट्रीब्यूट करेंगे और उस फंड को वो डिफरेंट तरीक़ों से राशन हो गया, मेडिकल किट्स हो गया, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क इस सूरत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
आप यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो आपका आएँ और आपकी पार्टी का हिस्सा बने और पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज में अहम किरदार अदा करें? देखें, हम यूथ को कभी भी फोर्सफुली ये नहीं कहते कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। हम यूथ को हमेशा हमारी तरफ से यही मैसेज गया है कि आप एटलीस्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, हमारे साथ ना करें, आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन करें। क्योंकि जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, हम उस पर अपना झंडा नहीं गाड़ना चाहते। हम ट्रूली यूथ के मसाइल को और उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। हमने अवाम को हमेशा ये वो किया है कि अगर आपको हमारा मैनिफेस्टो समझ आता है, जो कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे हम लोग बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरह माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उन पे बात करते हैं, जितने भी है हम तमाम के बिलीव्स को डिफेंड करते हैं और उस पर बैठ के काम करते हैं। अगर आपको हमारा वे ऑफ वर्किंग समझ आता है जो कि डिफरेंट है हर पॉलिटिकल पार्टी से, तो आप हमें ज्वाइन करें। और अगर आप हमें ज्वाइन नहीं करते तो एटलीस्ट पॉलिटिक्स को ज्वाइन करें। पॉलिटिक्स को लाजमी ज्वाइन करें। सिर्फ घर में बैठ के ये ना बोलें कि पॉलिटिक्स में गंद है, पॉलिटिक्स में पैसे लगते हैं। अपने इलाकाई मसाइल को देखें, अपने इर्द गिर्द नवाह लोगों के मसाइल को देखें, उनको हल करने की कोशिश करें, तो आप सियासत में इन होंगे, आप एक सियासतदानी कहलाएंगे। आपको कितना अर्सा हो गया जमहूरी वतन पार्टी का हिस्सा बने हुए? मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल। आप अगले 7 साल में अपना क्या मुस्तकबिल देखते हैं पार्टी में और हमारी एक पॉलिटिकल जो अरीना है जिसमें हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं या कौमी असम्बलियाँ हैं, तो व्हाट इज़ योर विजन, योर इंडिविजुअल विजन टू बी आफ्टर फ्यू ईयर्स? There are two things. First one is desire and second one is where I will be. तो मतलब I will be in assembly for sure, inshallah, if Allah granted me. But the desire is the Prime Minister of Pakistan, obviously. हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो क्या ऐसा है आपकी पार्टी में कि अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको MPA का या MNA का कोई टिकट मिलने की हम उम्मीद रख सकते हैं? I will be distributing the tickets, inshallah. यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बहुत सी जो सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यू हैव टू सबमिट सम अमाउंट ऑफ मनी टू गेट द टिकट, समटाइम्स इट हैपन्स, एंड व्हाट इज़ टिपिकल प्रोसेस इन योर पार्टी टू ग्रांट अ टिकट? मतलब अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में टिकट लेना है तो यू विल जस्ट काम। और अगर एक इलाके में कुछ कंट्रडिक्ट आ जाता है, मतलब 2-4 लोग आ जाते हैं, बोलते हैं आप पार्टी का हम लोगों को टिकट दें, तो हम उसमें प्रेफर करेंगे विजनरी इंसान को, कि एक्चुअल आवाम की खिदमत कौन कर सकता है। ठीक है, हम सिर्फ उसको नहीं देंगे कि जी इसके पास लैंड क्रूज़र है, इसके पास पैसे है, या फिर ये बोल अच्छा सकता है। हम क्वालिटी को देखेंगे, विजन को देखेंगे कि जो हमारी पार्टी के विजन के साथ मैच करता है, उसको प्रेफर करके हम टिकट देंगे। कोई फंडिंग नहीं है। फंडिंग सिर्फ वो है जो उसने अपनी टिकट के जो कागजात जमा कराते हुए जो गवर्नमेंट फ़ीस होती है वो उसने जमा करानी है, दैट्स इट। वो हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कितना पैसा चाहिए होता है MPA बनने के लिए या MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए? देखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है वो तो 2 से 2.5 लाख रुपए है, लेकिन जो पाकिस्तानी हालात जा रहे हैं उसके लिए आपको 20 से 25 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या आपकी पार्टी में भी ऐसा है कि 20-25 करोड़ लगाने के बाद तो इतना पैसा आप कमाएंगे कब? हम तो सारे 2.5 लाख वाले हैं जी। अच्छा, हम 25-25 करोड़ वाले नहीं। जी जी। असगर साहब ने माशाल्लाह आपसे बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं। अब थोड़ी सी गुफ्तगू ज़रा हटके भी हो जाए। जी श्योर। आपको आपके इल्म में है कि KPK में एक बहुत अजीमुल शान मंसूबा बन रहा है, उसका नाम है BRT। हाँ जी, वो गालबन पिछले 7 साल से बन रहा है। आपके ख्याल में अब उसका इफ्तिताह होगा या हम उसकी कोई याद बनाया करेंगे? देखें, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? यहाँ अकाउंटेबिलिटी सिर्फ उसकी है जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है, उसको अगले दिन नैब उठा लेती है या फिर वो ANF वाले उठा लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट की नहीं होती ना। मतलब आपके सारे जो है, जहांगीर तरीन साहब को ये शुगर मिल केस में या खुसरो बख्तियार साहब को भी तो किसी ने नहीं पूछा, तो अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? मेन क्वेश्चन तो ये है ना। अदलिया भी आपकी और सारे मामलात भी आपके। बिल्कुल। तो अभी आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि यू विल बी दी, अगर आपको मौका मिला तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपकी पहली 5 तरजीहात क्या होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एंड ऑर्डर, सेकंड एजुकेशन, थर्ड हेल्थ, उसके बाद रिस्पेक्टिवली एम्प्लॉयमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट, और फिफ्थ आप कह लें क्या, मतलब डेवलपमेंट सेक्टर्स को इम्प्रूव करना या फिर आपके जो इकॉनमी है उसको प्रेफर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें फॉरेन पॉलिसी भी शामिल होगी? फॉरेन पॉलिसीज़ भी ऑब्वियसली। आपके साथ एक अच्छी नशिस्त हुई है और इंशाल्लाह एक नशिस्त दोबारा होगी जिसमें हम कुछ और मौज़ूआत पे बात करेंगे। आपका हमारे चैनल कुलसूम अख्तर YouTube के लिए कोई पैगाम, उसके बाद कोई नौजवानों के लिए कोई ख़ास पैगाम?
आपका जो विजन है बहुत अच्छा है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है नौजवानों के लिए, ऑब्वियसली वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल एजुकेशन, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी शोबा ज़िंदगी में जाना चाहते हैं तो एक टेक्निकल तरीके से पूरी एजुकेशन लेके जाएं, जो कि एक बहुत मुनफरिद विज़न है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे और जिस हद तक हो सके आप लोग इस अपने मकसद में कामयाब रहें और इस पर स्टिक रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मुल्क में फुकदान इस चीज़ का है कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन एक प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा रही। सिर्फ हम लोगों को एक स्टूपिड सा विजन दिया जाता है कि आपने पढ़ लिया, आपने इतने साल पढ़ लिया, इतने घंटे बैठ के पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतने अच्छे नंबर्स आ जाएंगे तो उसके बाद आपके साथ होगा ये कि आपको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये कोई एक विजन नहीं है। जिस तरह आप लोग कर रहे हैं वो ये है कि वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है और अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। आमीन। जो हमारा विजन है कलसूम अख्तर स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट, इस पे आपकी पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। इंशाल्लाह ज़रूर। जी मियाँ कामरान सईद उस्मानी साहब, वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग विच यू टॉक अबाउट योर पार्टी, अबाउट योर पॉलिटिकल एजेंडा एंड विजन। नाज़रीन, ये हमारी एक बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है इनके साथ और यकीनन हम सोचते हैं कि यूथ में अगर हमारे इस तरह के नौजवान हैं जो कि इस वक्त एक सेंट्रल लेवल पे एक पार्टी की कमांड कर रहे हैं और लीडरशिप का एक रोल अदा कर रहे हैं और ही इज़ रियली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सो वी आर सो ग्रेटफुल अगेन वंस अगेन टू मिस्टर मियाँ कामरान सईद उस्मानी साहब। और आपका पैगाम ज़रूर हमारी तमाम जो यंग जनरेशन तक जाएगा और अगर इफ़ दे आर गेट इंस्पायर्ड फ्राम योर एजेंडा, फ्राम योर पार्टीज एजेंडा, ऑब्वियसली दे विल जॉइन योर पार्टी एज वेल। बट वी आर ऑल, आफ्टर ऑल, एट द एंड ऑफ द डे वी आर पाकिस्तानीज़. We are all working for Pakistan, for the development of Pakistan, and we should unite together to do something for the betterment of Pakistan. जी सर, जी इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान। शुक्रान। अपने आने वाले वक्त को देख के तैयारियां शुरू कर दी हैं, मुसलमानों को बेमकसद चीज़ों के पीछे लगा दिया है। हमें आज अपना मकसद समझ नहीं आता और आप इमेजिन कर लें आप कोई बहुत बड़े स्टार भी बन जाते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब दें, सिर्फ एक चीज़ का, क्या कोई बहुत बड़ा जो सिंगर है, चले आप टिकटॉक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे मेरे शहजादों, मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दो, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर कौन है? चर्सी है, कोई अफीमी होगा, कोई शराबी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा डांसर कौन है? वो भी शराबी होगा। आप मुसलमान हो, आप खालिद बिन वलीद जैसे हो, आप टीपू सुल्तान जैसे हो। आपका मकसद कभी भी कोई चर्सी, अफीमी या शराबी बनना नहीं है, आपको टीपू सुल्तान बनना है, आपको कायदा मोहम्मद अली जिन्ना बनना है और अपनी जानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान करना है।